जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम रिवीजन क्लास फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमने आपको बताया है कि हर एक सब्जेक्ट के 2 महासंग्राम रिवीजन क्लासेस कराई जाएंगी, जिसमें आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका कोर्स टाइटल है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, 2 वीडियोस में कराए जाएंगे, जो कि एक आप देख रहे हैं, नेक्स्ट आपकी कल आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको यह जो क्लासेस महासंग्राम रिवीजन कराई जा रही हैं विथ सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा प्रश्न है, राजधर्म का क्या अर्थ है। राजधर्म जो है उसका शाब्दिक अर्थ बताइए। आपको इसमें जो है जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं उसको पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको क्या पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के विषय में पढ़ना है। तो राजधर्म का क्या अर्थ होता है, सबसे पहला हमारा प्रश्न है। राजधर्म का शाब्दिक अर्थ है राजा के कर्तव्य। राजधर्म का क्या अर्थ होता है, राजा के कर्तव्य। महाभारत के शांति पर्व में उल्लिखित है कि संपूर्ण त्याग, दीक्षा, विद्या तथा लोक राजधर्म पर आश्रित है। यदि दंड नीति न रहे तो त्रयी का नाश हो जाए, धर्म रह ही न सके और समाज की स्थिति भी संभव ना हो। संपूर्ण जीवलोक का अंतिम आश्रय क्या होता है, राजधर्म में ही है। इनका कहना है कि जो राजा होता है उसके कर्तव्य को ही हम राजधर्म कहते हैं, और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको पता ही है, जैसे कि जनता के हित के कार्य करना, बाहरी आक्रमणों से जो है जनता को बचाना, जनता के लिए विभिन्न नीतियां बनाना, राष्ट्र में, राज्य में जो है उसको शांति की स्थापना किए रहना, और शांति की स्थापना किए रहने के लिए, अनुशासित बनाए रखने के लिए दंडों की नीति का निर्माण करना, ये सभी क्या है, राजधर्म में आते हैं, राजा के कर्तव्य में आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नीति शास्त्र का ध्येय क्या है। नीति शास्त्र का ध्येय जो है समाज का हित है। इसे ही धर्म, अर्थ और कार्य का स्रोत माना जाता है। यदि मोक्ष का साधन है यही, और एक राजा नीति का अनुसरण करके ही शत्रु को पराजित व अपनी प्रजा का कल्याण कर सकता है। अर्थात कोई राजा है वह जब शत्रु से युद्ध करता है उसको पहले नीति बना ले अगर, तब वह शत्रु को पराजित कर पाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ ही साथ प्रजा का कल्याण वह नीतियों के द्वारा ही करता है। अर्थात एक राजा जो है वह नीति का ही अनुसरण करके किसी शत्रु को हरा सकता है, पराजित कर सकता है तथा जनता का कल्याण कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है प्राचीन, उसकी 2 विशेषताएं बतानी है। सबसे पहली विशेषता क्या है, प्राचीन भारतीय राजनीति का झुकाव जो है आध्यात्मिकता की ओर है, जो एक दृष्टि से राजनीति में नैतिक एवं पारलौकिक दृष्टि का कोण का आरोपण था। और दूसरी क्या विशेषता है, प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों की एक अन्य विशेषता उसकी आश्चर्यजनक निरंतरता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चौथा प्रश्न, मनु की कानून और न्याय व्यवस्था को समझाइए। तो मनु ने कानून और न्याय की व्यवस्था जो है वह उन्होंने की हुई है। कानून निर्माण के लिए उसने एक परिषद का सुझाव दिया है। मनु ने राजा की न्यायिक शक्ति को पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना हुआ है। मनु के दंड को हम देखें तो मनु ने विभिन्न प्रकार के दंड दिए हुए हैं, परंतु उसमें 4 दंड उसके प्रमुख हैं। कौन कौन से, वाक दंड, धिग दंड, अर्थ दंड, भौतिक दंड, ये उसके 4 प्रमुख दंडों के अंतर्गत आते हैं। परंतु उसके अलावा भी उसने विभिन्न दंड बनाए हुए हैं। कौन कौन से, कारावास दंड, जन बहिष्कार दंड, प्रायश्चित दंड, संपत्ति हरण दंड, देश निर्वासन दंड आदि की भी व्यवस्था की हुई है। हर एक चीज़ का मतलब आप समझ रहे होंगे। कारावास दंड अर्थात जेल में जाना, बहिष्कार कर देना, प्रायश्चित दंड देना, संपत्ति हरण अर्थात उसके संपत्ति का हरण कर लेना, और देश से निकाला कर देना, ये सभी विभिन्न जो है दंड की व्यवस्था मनु ने बताई हुई है। अगला प्रश्न हमारा, राजधर्म का क्या महत्व है। भीष्म के अनुसार अगर हम देखें तो सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा सभी एक प्रकार से कार्यों का पालन होता है। राजधर्म में सभी प्रकार के त्याग का समावेश होता है। राजधर्म में संपूर्ण विधाओं और लोकों का समावेश होता
है। अगला प्रश्न हमारा है, भीष्म पितामह द्वारा बताए गए राजा के कोई 2 कर्तव्य बताइए। तो उनका सबसे पहला कर्तव्य भीष्म पितामह ने राजा का बताया हुआ है कि राजा को अपने सेवकों से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, उसे अनुशासित रहना चाहिए। अगर आप किसी भी सेवक से अधिक घुल मिल जाएं, उनसे हंसी मजाक करने लगें, तो क्या होगा, अनुशासन में आपके प्रभाव पड़ेगा, आपके जो है रिस्पेक्ट है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा किसका कहना, भीष्म पितामह का। उन्होंने अगला क्या कर्तव्य बताया, राजा को राजधर्म का पालन करते हुए नीति से कार्य लेना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय जागृति का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय जागृति का अर्थ राष्ट्रीयता की भावना के जागरण से है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में हुआ। हर एक बच्चे को पता होगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने के 4 कारण बताइए। क्या क्या कारण रहे जिससे भारत में जो है वह राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। सबसे पहला कारण क्या है, धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। दूसरा है पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव पड़ा लोगों पर। तीसरा है आर्थिक असंतोष। और चौथा है भारतीय समाचार पत्रों और देसी साहित्य के विकास द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है वह किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। उसने क्या किया था, इसका उद्देश्य था कि प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करना था। एक प्रकार से प्रेस के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को, जनता को जो है वह जागृत कर रहे थे। यह देखकर उसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लाया और प्रेस की स्वतंत्रता को ही समाप्त करने का उद्देश्य रखा। अगला प्रश्न हमारा है, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण कब हुआ। 19वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण हुआ था। अगला प्रश्न 13वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में सर ओ ह्यूम ने की हुई थी। एलन एक्टोवियम होम ने की हुई थी। कब, 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो सबसे पहला अधिवेशन, जैसे कि 1885 में उसकी स्थापना हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को उसका प्रथम अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है, बम्बई में होता है। बम्बई में कहाँ पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उद्देश्य था देश हित के लिए काम करना, वालों घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना, अर्थात देश के हित के लिए जो कार्य करना चाहें उनके बीच में घनिष्ठता को बढ़ाना, मित्रता को बढ़ाना। अगला प्रश्न जो है उद्देश्य था उनका देश हित के लिए साधनों और दिशाओं का निर्णय करना। अगला प्रश्न हम देखेंगे 16वां, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह 1773 ईस्वी में पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, यह 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। 18वां प्रश्न है, भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट द्वारा हुआ। भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात जो है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न हमारा 19वां, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू किया गया। अगला प्रश्न हमारा, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम से हुई। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई। अगर आपसे कोई पूछे द्वैध शासन का सिद्धांत किस में हुआ, तो वह भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 में हुआ केंद्र में, और प्रांतीय स्वायत्तता भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ। अगर आपसे पूछे कोई उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट द्वारा हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, क्रिप्स मिशन के 2 प्रमुख प्रस्ताव बताइए। तो उसमें सबसे पहला प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो, उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का भी अधिकार प्राप्त हो। अगला क्या प्रस्ताव था, युद्ध के बाद एक ऐसी संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। अगला हमारा प्रश्न है, हमने इसको देख लिया है राष्ट्रीय हित को एक प्रकार से। अगला प्रश्न यह भी, कैबिनेट मिशन योजना के कोई 2 प्रस्ताव बताइए। यह था क्रिप्स मिशन का। तो कैबिनेट मिशन योजना की कोई 2 प्रस्ताव कौन कौन से हैं। उसने कहा कि ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर भारत का एक संघ होना चाहिए। यह किस में कहा गया, कैबिनेट मिशन में कहा गया। और कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रहने चाहिए। दूसरा क्या प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन का, भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर देनी
चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दो प्रमुख उपबंध लिखिए। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दो उपबंध कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। दूसरा, दोनों राज्यों के संविधान निर्माती सभाओं को उनके संविधान बनाने का अधिकार हो जाएगा होगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा का निर्माण किसके अंतर्गत हुआ था? संविधान सभा का निर्माण जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर, संविधान का पहला सत्र कब और किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? संविधान का पहला सत्र जो है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा 27वां, संविधान सभा का किन्हीं दो कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहली कठिनाई क्या थी संविधान सभा की? कि सांप्रदायिकता तथा पाकिस्तान के निर्माण ने प्रशासनिक तथा प्रतिरक्षा संबंधी कठिनाइयां जो है वह उत्पन्न कर दी थी। दूसरा क्या कठिनाई था? विश्व में प्रचलित लोकतांत्रिक मूल्यों की भारत की नवजात राजनीतिक स्थिति में रक्षा करना तथा तदनुरूप एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना, ये एक प्रकार से कठिनाइयाँ थी। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश संविधान के 4 स्रोत लिखिए। ब्रिटिश संविधान का सबसे 4 स्रोत कौन कौन सा है? 1935 का जो है 35 ईस्वी का अधिनियम, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान। ये भारतीय संविधान के 4 स्रोत की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान के 4 स्रोत कौन कौन से हैं? 1935 का अधिनियम, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान। अगला प्रश्न हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित दार्शनिक तत्व बताइए। नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की उपलब्धि के विधायिका कार्यपालिका का नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन करते हैं और इनमें आर्थिक और सामाजिक न्याय तथा विश्व शक्ति के उदात्त सिद्धांत शामिल हैं। अगला प्रश्न हम देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 2 महत्व क्या क्या हैं? सबसे पहला महत्व है राजनैतिक व नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासनकर्ताओं के दायित्वों का बोध कराती है और दूसरा है संविधान के संचालन में यह प्रकाश स्तंभ का कार्य एक प्रकार से करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको जरूर याद होनी चाहिए। क्या है वह? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह क्या है? आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो कि आपको अवश्य याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, नागरिकता किसे कहते हैं? गैटेल के अनुसार नागरिकता किसी व्यक्ति की उस स्थिति को कहते हैं जिसके अनुसार वह अपने राज्य में साधारण राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन कितने प्रकार के नागरिक प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 1955 के अधीन जो नागरिकता अधिनियम है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन निम्नलिखित 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सी? जन्म से नागरिकता, वंशक्रम द्वारा नागरिकता की प्राप्ति, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति, देशीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति, अर्जित भूभाग के समामेलन द्वारा नागरिकता। ये एक प्रकार से 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं आप नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अगला प्रश्न आपका है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से हो जा सकती है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता की समाप्ति जो है वह 3 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी? नागरिकता का परित्याग करने पर, दूसरे दिख की नागरिकता स्वीकार करने पर और नागरिकता से वंचित किए जाने पर। इन 3 कारणों की वजह से आपकी नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? एक स्वतंत्र प्रजातंत्रीय देश में मौलिक अधिकार सामाजिक, धार्मिक, नागरिक जीवन के प्रभावदायक उपयोग के एकमात्र साधन होते हैं। इन अधिकारों के बिना प्रजातंत्रात्मक सिद्धांत लागू नहीं हो सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। आपको कमेंट करके
मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वह 6 है। आपको कमेंट करके बताना है कि पहले कितने मौलिक अधिकार संविधान में थे। वर्तमान में 6 हैं, लेकिन पहले कितने थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनका नामोल्लेख कीजिए। समता का अधिकार है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद हमारा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं जो कि आपने देखे। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कितने प्रकार के अध्यादेश जारी किए जाते हैं। तो कुल 5 प्रकार के अध्यादेश जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के अध्यादेश जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो वह कितनी है? 11 है। मौलिक अधिकारों के दोष लिखिए। तो पहली है मुख्य बातों की उपेक्षा की गई है, दूसरा है अपवाद तथा प्रतिबंधों की इसमें अधिकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो 19, 20, 21, 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 से 18 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद 22, 23, 24 से शोषण के विरुद्ध आपके अधिकार है। देखिए यहाँ पर आपको बताया देते हैं हम। समता का अधिकार आपका 14 से 18 तक है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का है, 23, 24 आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29, 30 आपका शिक्षा, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 43 नंबर, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में 2 अंतर बताइए। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो वाद योग्य होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वाद योग्य नहीं है। अगला हमारा क्या अंतर है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह सकारात्मक निर्देश हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीति निर्देशक तत्वों के 4 महत्व बताइए। तो नीति निर्देशक को सबसे पहला महत्व क्या है, असंगत और असामयिक होने के तर्क गलत, संविधान की व्याख्या में सहायक होते हैं, नैतिक आदर्शों के रूप में इनका महत्व होता है, निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। 45 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के 2 समाजवादी सिद्धांत लिखिए। पहला है सभी नागरिकों को समान रूप से जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सकें, दूसरा है पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। 46 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के 2 गांधीवादी सिद्धांत लिखिए। तो गांधीवादी सिद्धांत में पहला है कि राज्य समाज के दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, दूसरा है राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योगों वैयक्तिक तथा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति दी गई है। 48 नंबर प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। सबसे पहला है हमारा साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। ये 3 प्रक्रियाएं संविधान संशोधन के लिए हमारे अपनाई गई हैं। 49 नंबर प्रश्न है, आधारभूत ढांचे का उल्लेख कब किया गया था। केशवानंद भारती के मामले में आधारभूत ढांचे का उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न हमारा 50वां प्रश्न है, केशवानंद भारती मामले में किन किन विषयों को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया था। तो केशवानंद भारती के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति श्री सिकरी के अनुसार निम्नलिखित संविधान के आधारभूत ढांचे के उदाहरण है। पहला है संविधान की सर्वोपरिता होगी, सरकार का गणतंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक रूप होगा, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होगा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप होगा, संविधान की परिसंघात्मक प्रकृति होगी। कुल मिलाकर यह जो है विभिन्न संविधान के आधारभूत ढांचे दिए गए, जिसमें संविधान की सर्वोपरिता बताई गई है,
और शक्तियों का पृथक्करण बताया गया है। संविधान धर्मनिरपेक्ष है वो उसका स्वरूप उसमें बताया गया है। संविधान की परिसंघात्मक प्रकृति बताई गई है। इस प्रकार से आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए। आगे के जो भी सिलेबस है उसका नेक्स्ट वीडियो में आपके आएगा, जो कि आपको कल प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए चैनल पर बने रहिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। अच्छे से आप तैयारी करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए अधिक से अधिक। कोई भी आपको डाउट किसी क्वेश्चन में रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।